नमस्कार साथियों, आज वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे जो संविधान की प्रस्तावना है उसके बारे में। जो आपका बीए पार्ट द्वितीय का जो सेकंड पेपर है भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें सिलेबस में आपके टॉपिक दिया हुआ है संविधान की प्रस्तावना। तो इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो ये पेपर जो है आपका पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान से संबंधित है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़े, ये आगे भी आपको कंपटीशन में भी पढ़ना है। तो इसके सवालों की अपन बात करते हैं तो इसमें से लगभग छोटा सवाल अधिकतर पूछे जाने की संभावना है। जैसे मान लीजिए 2 नंबर के जो आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, तो वो सवाल इसमें से ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में आज हम यहाँ पढ़ते हैं। प्रस्तावना के मूल तत्व कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो इसकी तिथि है संविधान के लागू होने की वगैरह की, ये जो प्रस्तावना में मुख्य जो डेट दी गई है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और जो प्रस्तावना के जो मूल शब्द हैं जैसे न्याय है, स्वतंत्रता, समानता है, बंधुत्व है, संप्रभुता, इन शब्दों के अर्थ क्या हैं इनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। प्रस्तावना के बारे में किन विचारकों ने अपने किस प्रकार से मत व्यक्त किए हैं उनके बारे में आज अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। उसके उपरांत अन्य कई देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। यानी कि प्रस्तावना से क्या तात्पर्य, यानी कि जो किसी देश का जो संविधान लिखा होता है तो उसका वो परिचय है एक तरह से, ठीक है ना, उसका सार है प्रस्तावना। तो इसे संविधान का सार कहते हैं या सार होता है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। यानी कि प्रसिद्ध न्यायविद रहे हैं N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यानी कि नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था उसके आधार पर यह आधारित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए थे। यानी कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए। तो ये बात बहुत बार पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द इसमें जोड़े गए। तो ये 3 शब्द आप याद रखें, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब जो है यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसको किस प्रकार से पढ़ा जाता है, तो मैं यहाँ बोलता हूँ हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग, यानी कि ये जो शब्द है वो भारत की जनता को संबोधित है, ठीक है ना। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि ये जो शब्द है वो संविधान में लिखे हुए हैं, प्रस्तावना में लिखे हुए हैं कि हम भारत के लोग, यानी कि ये जो शब्द भारतीय जनता को संबोधित है और हम इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि अपनी आत्मा में इसको बताते हैं, बसाते हैं, अपनी आत्मा से इसको स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो बहुत बार ये 2 शब्द इसमें मैंने बोले हैं कि प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये शब्द इसमें ऐसे जोड़े गए हैं। और लगभग ये सवाल इसमें पूछा जाता है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो इन शब्दों का जो क्रम है वो भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इन शब्दों का क्रम। तो अपन जैसे समानता को पहले रख दिया, स्वतंत्रता को पहले रख दिया, लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि न्याय जो शब्द है वो पहले आएगा। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। अब जो प्रस्तावना के जो तत्व हैं, यानी कि मैंने यहाँ लिखे संविधान के अधिकार का स्वरूप, भारत की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य और संविधान लागू होने की तिथि। तो
आपको साथियों ये याद रखना कि परीक्षा में जो सवाल है वो आपको किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन की भाषा आपको समझ में आनी चाहिए। तो प्रस्तावना में जो 4 मूल तत्व हैं, संविधान के अधिकार का स्रोत, यानी कि प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, यानी कि जो संविधान की जो शक्ति है वो भारत के लोगों में निवास करती है। भारत की प्रकृति यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है, यानी कि भारत की प्रकृति के संदर्भ में हम यहाँ बात करते हैं तो यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। तीसरा है संविधान के उद्देश्य, इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। जो संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व इसके उद्देश्य हैं। संविधान लागू होने की तिथि तो यह 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। तो इसी प्रकार से आपको परीक्षा में है जो छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे। अब जो मैं बताता हूँ कि प्रस्तावना में जो मुख्य शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। इस प्रस्तावना में जो मुख्य शब्दों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, तो साथियों यहाँ पर देखते हैं कि प्रस्तावना में जो मुख्य शब्द दिए गए हैं उनके बारे में भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो प्रस्तावना के जो मुख्य शब्दों के पर यहाँ बात करते हैं तो एक तो हो गया संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन शब्दों के बारे में आपको पूछा जा सकता है। इन शब्दों का मैं आपको सामान्य छोटे शब्दों में इनका अर्थ आपको बताने की यहाँ कोशिश करता हूँ। तो संप्रभुता, संप्रभु शब्द का आशय भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन, यानी कि इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, यह किसी देश का गुलाम नहीं है, यह अपने आप में संप्रभु है। यह अपने आंतरिक मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। हालांकि जो भारत का राष्ट्रमंडल की सदस्यता रही तो ये जो है वो किसी प्रकार से भारत को आंतरिक मामलों में, किसी बाहरी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा की किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। यानी कि संप्रभुता शब्द की अपन यहाँ बात करते हैं तो भारत किसी भी देश का गुलाम नहीं है, भारत किसी देश का उपनिवेश नहीं है, भारत पर किसी देश का एकाधिकार नहीं है, यह अपने मामलों में बिल्कुल स्वतंत्र है, संप्रभु है। ठीक है। दूसरी अपन बात करते हैं समाजवादी। समाजवादी जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये शब्द जोड़ा गया। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों की अपन यहाँ बात करते हैं। तो दूसरे शब्दों में जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में आवाड़ी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर इसके अनुसार कार्य किया। यानी कि जो समाजवादी शब्द है वो 1955 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, आवाड़ी अधिवेशन, उसमें भी समाजवाद शब्द को आगे बढ़ाया गया। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। तो ये आप ध्यान रखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद है भारतीय समाजवाद, जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। यहाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के साथ साथ मौजूद रहते हैं, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है। तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति ने हालांकि भारत में समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति के बारे में हम बात करते हैं तो जो भारत है वो समाजवादी देश है। इसकी अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित प्रकृति की है। तीसरी अपन बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष, यानी कि किसी एक धर्म को विशेष को दर्जा नहीं देता, सभी धर्मों को समान रूप से आदर करता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। उच्चतम न्यायालय ने 1974 में कहा कि यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो ये बात ध्यान रखें कि जो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है उसका स्पष्ट रूप से
इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त होता है। तो ये जो शब्द है इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, आपको 2 नंबर के सवाल में भी पूछे जा सकते हैं। नंबर 4 की बात करते हैं, यहाँ लोकतांत्रिक। तो संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वशक्ति जनता के हाथ में है। लोकतंत्र की यहाँ बात करते हैं। लोकतंत्र की तो 2 प्रकार का है, जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर भी कहा जाता है, क्योंकि वहां जनता सीधे चुनाव में भाग लेती है, जो सरकार के पदाधिकारी हैं वो सीधे चुने जाते हैं। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार का संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। तो यहाँ भारतीय जो प्रकृति है वो लोकतांत्रिक पद्धति है शासन की। हाँ, तो यहाँ पर बात करते हैं न्याय के संदर्भ में, न्याय के बारे में भारतीय संविधान में क्या कहा गया है प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में न्याय जो है 3 रूपों में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के रूप में शामिल किया गया है। इसकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार होना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति है उसके साथ किसी भी प्रकार का सामाजिक रूप से संदर्भ में अपन बात करें तो उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार होना चाहिए। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिलाजुला रूप यानी कि अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। यानी कि आर्थिक आधार पर भी किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। तो ये बात आप ध्यान रखें, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 की जो रूसी क्रांति है उससे लिया गया है। तो न्याय के संदर्भ में जैसे मान लिया 2 नंबर के सवाल में पूछा जाता है तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय के बारे में इसमें हमको लिखना है। नंबर 6 की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं अपन यहाँ। तो स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। यानी कि उसको हर क्षेत्र के तहत जो है उसको स्वतंत्रता मिली होनी चाहिए या स्वतंत्रता प्राप्त है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। यानी कि स्वतंत्रता तो व्यक्ति को मिली हुई है, लेकिन उस पर भी कई प्रकार की बाध्यताएं मिली है, वरना वो अपनी मर्जी से कोई भी कार्य करेगा। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये जो 3 शब्द हैं वो जो है जो फ्रांस की क्रांति से ये शब्द लिए गए हैं। तो ये बात भी आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है। अगले बिंदु की बात करते हैं अपन समानता की, नंबर 7 की। इसमें समता जो शब्द लिखा हुआ, समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। ठीक है, तो यानी कि ये जो समता शब्द समानता को लक्षित करता है। भारतीय प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस संबंध में समता के 3 आयाम है, नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक। मौलिक अधिकारों में प्रावधान नागरिक समता को परिलक्षित करते हैं, जैसे विधि के समक्ष समानता,
धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंतर, उपाधियों का अंतर। तो ये जो समता शब्द है व्यक्तियों की समानता को परिलक्षित करती है। फिर अपन बात करते हैं नंबर 8 की बंधुत्व। तो बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं कि हर यह भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठ सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा जो है देश की एकता और अखंडता। तो अखंडता शब्द को जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, प्रस्तावना में जो मुख्य शब्द जोड़े गए हैं वो आपको छोटे सवालों में पूछा जा सकता है। समरूपता शब्द है, समाजवादी शब्द है, धर्मनिरपेक्ष शब्द है, लोकतांत्रिक न्याय है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये शब्दों के बारे में आपको ध्यान रखना है थोड़ा। अब अपन देखते हैं कि हमारे जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें शब्दों के बारे में अपन पढ़ लिया। अब जो प्रस्तावना का जो महत्व है वो किस प्रकार से है, प्रस्तावना का महत्व। तो मैंने अभी बताया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान, जो भारत का संविधान लिखा हुआ है वो पूरा उसका सार प्रस्तुत करती है। ठीक है, उसका निचोड़ है प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है। यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लेखित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यानी कि संविधान सभा में जो महत्वपूर्ण स्थान रखते थे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो वो अपने शब्दों में कहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी लिखने हैं। जैसे मान लीजिए आपको परीक्षा में 5 नंबर का सवाल या बड़ा सवाल इसमें पूछा जाता है, तो इस प्रकार के जो लोग महान लोगों के क्वेश्चन आपको परीक्षा में लिखने हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है। यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। तो जो ठाकुरदास भार्गव है उन्होंने संविधान की कुंजी बताया, संविधान की आत्मा बताया, संविधान का आभूषण बताया। तो इन परिभाषाओं से इसको अलंकृत करने की कोशिश की है। भारत के पूर्व न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। कि भारत की जो प्रस्तावना है अमेरिका की जो स्वतंत्रता है उसकी घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल है जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। तो इस प्रकार से जो है अनेक लोगों के द्वारा प्रस्तावना का महत्व समझाया गया है। अब प्रस्तावना में संशोधन की अपन यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि प्रस्तावना सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी ये कहा गया है कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन और वो नहीं हो सकता। ब्रेकिस के द्वारा कहा गया है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वो संशोधन इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि प्रस्तावना का पूरा ढांचा ही बदल जाए। तो यहाँ पर बात करते हैं कि प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भारतीवाद 1973 में उठा। यानी कि ये जो केशवानंद भारतीवाद है वो काफी प्रसिद्ध रहा कि प्रस्तावना में क्या चेंजिंग किया जाना चाहिए। तो ये 1973 की बात है। यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व व मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लेखित हैं को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। न्यायालय ने अपना यह मत बेरुवाड़ी सन 1960 के तहत दिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक भाग है और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता, यानी कि एक बार कहा केशवानंद भारती में कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन 1960 का जो बेरुवाड़ी विवाद मामला है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधित किया गया। इसके जरिए इसमें 3 शब्द जोड़े गए जो अपन पहले बात कर चुके हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इस संशोधन को वैध ठहराया गया। तो ये जो है संविधान का एक सामान्य परिचय है जो मैंने आपको यहाँ बताया कि संविधान की प्रस्तावना, संविधान के 4 मूल तत्वों प्रस्तावना में मुख्य शब्द जो जोड़े गए हैं। तो आपको ये इसमें लिखना है कि एक तो याद रखें कि जो संविधान प्रस्तावना के बारे में लोगों ने इसको शब्दों से अलंकृत किया, इसको परिभाषित किया, उन शब्दों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और जो है मूल तत्व इनके बारे में पूछा जा सकता है, प्रस्तावना के जो मुख्य शब्द हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं एक बार दोबारा से यहाँ रिपीट करता हूँ कि प्रस्तावना में 1942 में संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जो जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए 42वें संविधान 1976 के द्वारा। तो ये डेट आप याद रखें। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में जो शब्द लिखे हुए हैं उनको मैं एक बार यहाँ बोल के दोबारा बताता हूँ कि हम भारत के लोग, ठीक है। तो ये जो शब्द है वो भारत की जनता को संबोधित है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो जो संविधान की जो प्रस्तावना में जो शब्द हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन शब्दों का आप क्रम याद रखें। इसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। प्रस्तावना की जो मूल तो मैंने बता दिया, संविधान के अधिकार का स्रोत भारत की तिथि। तो संविधान के अधिकार का स्रोत मैंने बताया कि संविधान भारत के लोगों की शक्ति को अधिकृत करता है। प्रकृति के बारे में संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता बता दिया मैंने। संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 की तिथि। प्रस्तावना में जो शब्द यहाँ जोड़े गए, संपूर्णता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के बारे में आपको मैंने यहाँ परिचय बता दिया। आप अपनी नोटबुक से भी इन शब्दों को पढ़ते रहें। दूसरी बात, आपको संविधान की प्रस्तावना का महत्व है उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मैंने कुछ विचारकों के यहाँ नाम बताए। अल्लाह कृष्ण स्वामी यह कहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है कि हम मुंशी के अनुसार हमारी संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ठाकुरदास भार्गव बताते हैं कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है। ठीक है, यह एक उचित स्थान से जहां कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, तो इन विचारों के बारे में आपको कोटेशन लिखने हैं। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन वाला जो मैंने बताया कि जो है 1973 में केशवानंद भारती बाद जो आया उसमें संशोधन की जो मांग होती। संविधान में संशोधन अब तक सिर्फ एक बार किया गया है 42वें संविधान 1976 के द्वारा। ये भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये हो गई संविधान की प्रस्तावना। अब जो है इसके जो आगे वाला टॉपिक है वो अपन आगे वाली क्लास में चर्चा करें। तब तक साथ ही उसको पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, लिख कर आप प्रैक्टिस करते रहिए। साथ ही में इसके जो है आप
हैंड राइटिंग, अपनी लेखन शैली है उसको सुंदर बनाने की कोशिश कीजिए, रोचक बनाने की, और जो एग्जामिनर है उसको प्रभावित करने की आप लगातार कोशिश करते रहिए। ठीक है, आगे वाले टॉपिक पर हम आगे वाली क्लास में